नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज बात करेंगे कि कोरोना संकट के बाद इसका अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार और आरबीआई ने भारत में कोरोना से अर्थव्यवस्था पर उपजे गंभीर संकट से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका है और बड़ी मंदी का अनुमान भी है। हालांकि भारत के लिए 1.9% की जीडीपी वृद्धि का आईएमएफ का अनुमान है, जो कि G20 देशों में सबसे अधिक है। आज आरबीआई ने जो घोषणाएं की है उसमें प्रमुख फोकस दिखा है कि लोगों को कर्ज आसानी से मिले और इसीलिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है। ये 4 से घटकर 3.75 पॉइंट पर पहुंच गया। इससे पहले 27 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट में एक साथ 0.75% की कटौती की गई थी। साथ ही नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंकों को सेक्टोरल क्रेडिट की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रीफाइनेंसिंग के लिए इसके लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मदद की बात भी आज की गई है। तो समझेंगे कि किस तरीके से ये कदम उठाए गए हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है और साथ ही दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में कोरोना संकट के बाद की स्थिति के मुकाबले हम यानी कि भारत कहां पर खड़ा होने वाला है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ जयंत दासगुप्ता हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, डब्ल्यूटीओ में आप रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वर्मानी हैं, जो कि चेयरमैन है ईजीआरओ फाउंडेशन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ। बहुत बहुत स्वागत वर्मानी सर आपका। हमारे साथ AK भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर वर्मानी आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से आज आरबीआई ने ऐलान किया कदमों का और जो एक तरीके से साफ कहा कि बड़ी चुनौती है, संकट होगा कोरोना संकट के बाद एक नया अर्थव्यवस्थाओं पर, लेकिन भारत उसके लिए तैयार हो रहा है मजबूती के साथ। तो सबसे पहली बात है कि ये जो पैंडेमिक क्राइसिस जिसको कहते हैं उसमें कई नए फीचर्स हैं और उसकी इम्प्लीकेशन क्योंकि हमने जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे झेला था 2008-9 में, तो उसमें बड़ा क्लियर था कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और उसकी जो डायमेंशंस थी बड़ी जल्दी से पता लग गई थी। तकरीबन 1-2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में हमें पता था। एक्सपोर्ट क्रेडिट, NBFCs, ये वो सारी उसको जो चैनल थी वो पता लग गई थी और उसमें सब में साइमल्टेनियसली एक्ट किया था। अब इस पेंडेमिक में बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, इंडिया में भी, ग्लोबली में भी, तो इसको बड़ी क्लोजली दिन से दिन, मैं एक उदाहरण देता हूं कि हम ईग्रो में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो इंडिया का डेथ रेट था वो 2.6% था। आज जब लेटेस्ट डेटा आया है तो वो 1.6% हो गया है। तो रोज़ ही ये चीज़ें बदलती रह रही हैं। इस करके मैं पहले ये एम्फसाइज करूंगा, जो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम रोज इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और जैसे नई इश्यूज एराइज होती हैं हम उसको डील करेंगे। और इश्यूज क्या होती हैं, ये जो फाइनेंशियल नेटवर्क होता है वो कई जगह पे क्लॉग हो जाता है। वो जैसे प्रॉब्लम एक जगह पे बैंकरप्सी की होती है या कमी हो जाती है लिक्विडिटी की, तो वो आगे इफेक्ट करता है और उसके बाहर लार्ज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, ट्रेडर्स को। तो ये ध्यान से जो जनरल चीजें हैं वो तो पहले कर दी हैं उन्होंने, लिक्विडिटी की जनरल। अब फोकस्ड अटेंशन देनी पड़ेगी कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसको कैसे एड्रेस करना है। ये ओवरऑल मैं इससे ही शुरू करता हूँ, बाकी डिटेल्स। जैन सर, जो अनुमान है आईएमएफ के मुताबिक कि G20 देशों में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो भारत का दिख रहा है, 51.5 का, लेकिन साथ ये भी कहना कि $9 ट्रिलियन का नुकसान दुनिया की इकोनॉमी को इससे होने जा रहा है। अब जिस तरह से हम खड़े हैं और जो एक एक करके कदम आरबीआई की ओर से उठाए गए हैं, दिशा सबसे पहले समझना चाहूंगा कितनी मजबूत और कितनी सही नजर आ रही है। इस कोरोना पैंडेमिक में सबसे बड़ी बात जो हुई है वो है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं, जो डेली वेज लेबर है, सभी के जीवन इससे प्रभावित हुए हैं और इनको फिर से पुराने स्तर पर ले जाना वो सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा। और उसके लिए उद्योगों को जो वित्तीय
समस्याओं का जो वो झेल रहे हैं उसका समाधान करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने जो कदम आज उठाए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि बैंकों में लिक्विडिटी सबसे पहले पहुंचाना है, दूसरा क्रेडिट फ्लो एस्टैब्लिश करना है, फाइनेंशियल स्ट्रेस रिमूव करना है। तो ये मुख्य बिंदुएं हैं। अब इस लिहाज से जो उन्होंने पहले भी फरवरी 6 और मार्च 20 के बीच में जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस किया था उसमें करीब 75,000 करोड़ उन्होंने रेज किया था। लेकिन अपने खुद आरबीआई गवर्नर ने आज कहा है कि वो पैसे लार्ज कॉरपोरेट्स को और बड़े पब्लिक अंडरटेकिंग्स को चले गए हैं। तो हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, मिड साइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एनबीएफसीज़ हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल सका है। इसलिए आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें 50,000 करोड़ फिर से बैंकों को दिए जाएंगे। उनको कहा गया है कि आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर में और कम से कम 50% मतलब 25,000 करोड़ जो एनबीएफसीज़ को देंगे जो स्मॉल और मिड साइज्ड हैं और जिनमें आपके ये क्रेडिट फ्लो करेगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात है कि ये मॉरेटोरियम की घोषणा पहले ही हो चुकी है कि जो एनपीए का 90 दिन का जो नॉर्म है वो 1 मार्च से 31 मई तक उसमें एक छूट मिलेगी। इसका मतलब है 1 जून से वो उसका आकलन होगा। और तीसरी बात है कि रीस्ट्रक्चरिंग की बात है जिसके संबंध में गाइडलाइंस भी निर्गत होंगे। उसमें कुछ चीज़ों में अभी तक स्पष्ट धारणा नहीं बन पाई है। तो रीस्ट्रक्चरिंग किस मापदंड के अनुसार किया जाएगा जो ऋण दिए गए हैं उनकी, तो ये एक बात है। तो इससे जो उद्योगों को फिर से अपना काम काज शुरू करने में बहुत सहूलियत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अंत में एक सिर्फ बिंदु कहना चाहूँगा कि एकदम से ठप पड़ गए हैं उद्योग, और जब तक 40 दिन का लॉकडाउन अगर हम हटा भी लें 4 मई को, तो उसमें रॉ मटेरियल्स की बात आएगी, उसमें वर्कर्स की बात आएगी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आएगी, उसमें फाइनेंसिंग की बात आएगी। सारे चीज़ जब एक साथ मिलेंगे तभी जा कर के उद्योग फिर से चालू हो सकेंगे, और जब उद्योग चालू होंगे तो उनके साथ साथ फिर सर्विसेज इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी। तो ये अचानक एक फ्लिक ऑफ द स्विच में शायद नहीं हो पाए, इसमें कुछ समय लगेगा। सर, क्योंकि जिस तरीके का अनाउंसमेंट है उसमें बहुत अहम ये भी दिख रहा है कि जो 50,000 करोड़ रुपए की मदद की बात कही गई है रिफाइनेंसिंग के लिए, उसमें साफ तौर पर यह है कि बैंकों को अपने 50% का फंड स्मॉल और मिड साइज एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना होगा। इसके साथ साथ एक और जो अहम बात है कि बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को डिविडेंड का भुगतान करने के लिए फिलहाल रोका गया है। स्टेट लेवल पर भी एक कदम है कि डब्ल्यूए की लिमिट 60% तक बढ़ाई गई। ये तीनों इंपैक्ट जो है, क्या ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ जनरेट कर सकती है डिमांड को, रूरल इंडिया, फिर इसमें है छोटे सेक्टर्स हैं खासतौर पर स्टेट लेवल पर, उसके लिए ये कदम किस तरीके का इंपैक्ट ला सकता है? देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आज की जो अनाउंसमेंट जो आई है उसके मेरे ख्याल से दो पर्सपेक्टिव हैं। दो तरफ का उन्होंने ऐलान किया है। एक तरफ उन्होंने एक लिक्विडिटी सिचुएशन जो है इस वक्त हमारी जो मॉनेटरी सिस्टम में, उसकी लिक्विडिटी की कमी नहीं है। 4 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इस वक्त है। तो समस्या आ रही है किस तरह से उस लिक्विडिटी को गाइड किया जाए जहां पे उसकी सख्त जरूरत है। जो सेक्टर्स कोविड-19 के जो ये घातक बीमारी की जो प्रकोप में आ चुके हैं, तो आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा कि 2 चीज कही उन्होंने। एक तो होता है कि जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑक्शंस जो होंगी, एलटीआरओ जिसे कहेंगे हम, वो एलटीआरओ के अभी तक 75,000 करोड़ की ऑक्शंस अभी तक हुई हैं। इसका मतलब 75,000 करोड़ की पैसे बैंकों के सिस्टम में आ गया है। पर अधिकांश 75,000 करोड़ में जो पैसे जो बैंकों ने लिए थे वो उन्होंने सरकारी पेपर, पब्लिक सेक्टर पेपर, जो ब्लू चिप कंपनी के पेपर में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है।
उसे एक्चुअल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए, जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एनबीएफसी सेक्टर, जो चीजों की जरूरत थी वो जरूरतें पूरी नहीं हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने ये कहा कि भाई अगर हम अगली जो इंस्टॉलमेंट जो एलटीआरओ की आएगी वो 50,000 करोड़ की, वो पूरी तरह से आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ही टारगेट करेंगे, और 50% जो अभी तक हुआ है वो आपको उसको एलोकेट करना है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड एनबीएफसी सेक्टर को। तो उन्होंने एक टारगेटेड एलटीआरओ जो किया है, उन्होंने ये देखा है कि लिक्विडिटी सिचुएशन ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी में तो कमी नहीं है, पर सेक्टर्स में कमी है। तो ये एक सेक्टोरल अप्रोच है जिससे कि जो सेक्टर के पास पैसे नहीं है उनको पैसे मिले। ये पहला इसका एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा केंद्र के पास तो रेवेन्यू की कमी हो रही है, क्योंकि अगर आप मार्च में देखें, अप्रैल में देखें तो रेवेन्यू की कमी आ रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी केंद्र के लिए जो वेज एंड एडवांसेस लिमिट होती है, WAM कहते हैं हम उसे, उसकी एक 60% की वृद्धि कर दी थी, पर स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने सिर्फ 30% की वृद्धि दी थी, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा वो बोरो कर सकें और उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाएंगी। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये असेसमेंट रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज्यादा एक धक्का पहुंचा है और उन्होंने 30% से बढ़ाकर अब 60% कर दिया, जो कि केंद्र के समान है। और ये जो वेज एंड एडवांस लिमिट है वो 4.4% के रेट में आएगा। तो ये रही स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू पोजीशन है, जितनी उनकी खर्चों में कोई कमी ना है, क्योंकि इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट को भी काफी खर्चा करना पड़ रहा है, काफी अनुदान देने पड़ रहे हैं। जो नीचे के, जो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम के नीचे के लोग हैं, उनको सहायता देने के लिए पैसे की जरूरत है। और तीसरा जो है कि जो बैंकिंग सेक्टर का जो एनपीए इश्यूज था, उसमें जो एक ढील दी गई थी, उसमें काफी एक अनसर्टेनिटी आ गई थी कि भाई अगर ये जो मोरेटोरियम जो है, मोरेटोरियम ये 3 महीने के बाद ही क्या इमीडिएटली लागू हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ये मोरेटोरियम का डे स्टार्ट होगा जून 1 से, एनपीए नॉर्म्स सब चालू होंगे। ये जो 3 महीने का मोरेटोरियम है, ये समझ लीजिए ये एकदम मोरेटोरियम है, और जून 1 से आप फिर से आपकी जो 90 डेज की काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं समझता हूं कि ये एनपीए जो रिकॉग्निशन नॉर्म्स में एक आप ये नहीं कह सकते एक फंडामेंटल चेंज है, और एक फ्लेक्सिबिलिटी ला गई है। क्योंकि एक अनसर्टेनिटी ये था कि लोग कह रहे थे भाई जो मेरा मार्च में जो मेरा एक इंस्टॉलमेंट नहीं गया है, तो उसको इंस्टॉलमेंट में तो मैं जून में अगर मैं फंस जाऊंगा। पर आरबीआई ने अब ये कह दिया कि ये 3 महीने का मोरेटोरियम पूरा रहेगा, और जून 1 से आपकी मोरेटोरियम की काउंटिंग, जो लोन रिपेमेंट की काउंटिंग शुरू से होगी। तो मैं ये तीनों चीज को अगर एक साथ देखें, ये साफ क्लियर है कि आरबीआई एक सप्लाई शॉक जो आने वाली है, और जो एक डिमांड सिचुएशन में जो कमी आने वाली है, और सरकार की जो खजाने में कमी आने वाली है, तीनों चीजों को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है पूरी तरह से। ओके, विरमानी सर, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो साफ है कि इसका असर तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा पड़ रहा है, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। आंकड़े या मैं कहूँ नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जहाँ से भारत का कंपटीशन था, उस नजरिए से सिचुएशन भारत में कितनी अलग है, और जो हम इस वक्त कदम उठा रहे हैं, जहाँ पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि लिक्विडिटी की बात हो रही है, डिमांड को रीजनरेट करने की बात हो रही है, उसकी दिशा के हिसाब से हम दूसरे देशों से किस तरफ या कितनी तेजी के साथ अलग जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, पहले तो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी लीजिए। हम बड़े सालों से कह रहे हैं कि जो इंडियन मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, थोड़ी फर्क होती है, तो हम इन चीज़ों में काइंड ऑफ यूज्ड टू हैं। पर इस क्राइसिस में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी तकरीबन अंडर इमर्जिंग मार्केट टाइप की चीज़ में आ जाते हैं, और वो भी ये मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वहाँ तो इन अ सेंस दे आर कमिंग मोर लाइक अस। और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने एक्शंस लेनी है,
वो फिस्कल पॉलिसी मेरा ख्याल है कई एक्सपर्ट्स जो वो गलती कर रहे हैं कि ये मंत्रा बना हुआ है कि यूएस ने इतने % ऑफ जीडीपी कर दिया, यूके ने इतना कर दिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये वेरी केयरफुली, जितना एज ए से वो एक्सप्रेशन होता है, वी विल डू व्हाट इट टेक्स, बट व्हाट विल इट टेक, पहले तो उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कितने पैसे वहाँ लगेंगे, और उसके हिसाब से जाइए। ये नहीं कि पहले सोचो कि हम 10% करेंगे या 5% करेंगे और फिर ढूंढिए प्रॉब्लम क्या है और उस पर पैसे खर्चिए। सो मैं कहूँगा कि इन सम वेज वी आर मोर फोकस्ड and are more familiar in recent times, समझ लीजिए। ऑफ कोर्स इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, पर हमने कई क्राइसिस हैंडल किए हैं, और बाय एंड लार्ज इस ध्यान से हम थोड़े एडवांस हैं। और तीसरी बात जो आपने शुरू में बोली थी, तो जीडीपी का, तो जीडीपी का इफेक्ट तो सब पे ही हो रहा है, पर हमारी ऑप्शंस इन अ वे थोड़ी ज़्यादा हैं। वंस ये लॉकडाउन और इमीडिएट क्राइसिस मतलब जून तक पहुंचे, हमें अभी भी स्कोप है कई चीज़ों को रिफॉर्म करना, जो पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं पिछले साल से, पिछले 5 साल से। तो हम वी हैव द कैपेबिलिटी एंड द ऑप्शंस, जिसको कहते हैं, टू रिकवर इवन फास्टर। अभी तो बहुत रेंज है अनसर्टेनिटी। हमने जो रिसर्च की है ईग्रो फाउंडेशन में, उसमें इतनी अनसर्टेनिटी है, हमें लग रहा है इस साल की जीडीपी बिटवीन 0 and 3%, बहुत रेंज है। मैं तकरीबन 20 साल से मैक्रो फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, अभी तक इतनी वाइड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं देखी। पर गिवन द अनसर्टेनिटी हमें कई ऑप्शंस हैं। अगर गवर्नमेंट और पॉलिटिकली कर सकेगी, तो जो रिकवरी है, पोस्ट क्राइसिस रिकवरी फ्रॉम लेट्स से 9 महीने बाद, 12 महीने बाद, अगले साल, वो काफ़ी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, गिवन दैट वी हैव अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच वी कैन स्टिल डू। ओके, बड़ा अच्छा सर, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुए हैं इसमें कई सारे अहम पॉइंट्स जो अब तक सामने आ रहे हैं। 2 बातें और थोड़ा समझना चाहूँगा दर्शकों के नज़रिए से। पहले ये कि रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी, सीधा इम्पैक्ट या तत्काल इम्पैक्ट आपको माइक्रो या मैक्रो लेवल पर क्या इसकी उम्मीद कर सकते हैं, या किस उम्मीद के साथ आरबीआई ने ये किया है? और दूसरा ये कि इस बीच में फोकस ज्यादा लिक्विडिटी को लेकर है, या फिर कहीं ना कहीं डिमांड जनरेशन इसका सेकंड स्टेप के तौर पर आरबीआई के एजेंडे पर? देखिए, जो आपका दूसरा सवाल जो है, लिक्विडिटी में मैंने जैसे बोला कि मैक्रो लेवल में लिक्विडिटी की कमी नहीं थी। 4 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मैं मानना चाहिए कि हमारे में लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लिक्विडिटी जो गाइड हो रही थी, टारगेटेड हो रही थी ऐसे सेक्टर में, उस सेफ सेक्टर में, कि बैंकिंग सिस्टम उस लिक्विडिटी को इस्तेमाल कर रहा था अपनी सेफ्टी एवं बॉटम लाइन को संभालने के लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी काफी एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर भी इंस्टेड ऑफ लेंडिंग इट टू द नीडी सेक्टर्स, जैसे कि इस वक्त आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, वो सेफ्टी की तरफ भाग रहे थे। तो इसीलिए आरबीआई ने 2 चीज की है। एक तो जो टारगेटेड एलटीआरओ में एक 50% का टारगेट लगा दिया, और जो एडिशनल 50,000 करोड़ का एलटीआरओ करेगी, वो एक टारगेटेड सेगमेंट में के लिए इस्तेमाल के लिए ही वो होगा, ये सेगमेंट के लिए हुआ है। और जो दूसरी बात जो इन्होंने किया है, वो है आपका रिवर्स रेपो रेट का जो परिवर्तन। मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहा हूं कि जो रेपो रेट जो है, रेपो रेट जब लास्ट जो वित्तीय समीक्षा, जो द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में जो आया था, उसमें जब आपने रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट का घटा दिया था, अपने रिवर्स रेपो रेट, यानी जिस रेट से जो बैंक अपने पैसे बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख सकती है, उसको 90 बेसिस पॉइंट्स में कम कर दिया गया था। इसका मतलब उनका जो ये 4.9 से वो 4% में लाया गया था उस टाइम। हालांकि जो रेपो रेट जो है उसको 5.15 से 4.4 में लाया गया था। उसमें रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट का कमी की गई थी, पर रिवर्स रेपो में 90 बेसिस पॉइंट का कमी गई है।
अब रिवर्स रेपो रेट में और भी 25 बेसिस पॉइंट्स और भी कमी कर दी गई है। इसका कारण यही है कि जो पैसे बैंक अपनी सेफ्टी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, उसके बजाय वो उनको एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्यों हम पैसे रखें, इसके बजाय हम जो रियल सेक्टर में जाकर लेंड करने की कोशिश करें, और उससे इकोनॉमी में जो सवाल आपका था कि डिमांड किस तरह से बढ़े, क्योंकि जब ही बैंकिंग व्यवस्था जो पैसे जो लेंड करेंगी, सिस्टम में पैसा आएगा, अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के पास पैसा आएगा, उससे एक ओवरऑल एक जो साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल में एक वृद्धि आएगी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया है और लिक्विडिटी को पुश करने के लिए जो टारगेटेड एलटीआरओ को और भी सटीक और सक्षम बना दिया गया है। जयन सर, जिस तरीके से, क्योंकि संकट, हम कोई नहीं जानता कि संकट कितना लंबा जा सकता है और इसका अंत कब होगा, अगर दुनिया के अलग देशों में देखें, हम अपने देश में, लेकिन जो इस वक्त पॉलिसी अनाउंसमेंट है इकोनॉमी को भविष्य में बचाने या उसे कम से कम जो मौजूदा स्तर है इसके इर्द गिर्द ही उसको स्थिर करने, उसको कांस्टेंट करने की तरफ, दुनिया के अलग अलग अगर देशों से हम कंपेयर करें इस वक्त हमारे कदमों को, जैसा कि दरवानी साहब भी कह रहे थे कि ये अलग से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक का एनवायरनमेंट, उसकी इकोनॉमी का साइज और फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दिशा और रफ्तार अगर समझूं इस वक्त आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो क्या दिख रही है? सबसे पहले मैं एक और बिंदु पर आपका सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ और अतिरिक्त उन्होंने दिया है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें आपके नेबार्ड है जिसको 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, और सिडबी है 15,000 करोड़, और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक है 10,000 करोड़। तो इनसे हमारे रूरल एरियाज़ में खासकर जो हमने नेबार्ड को दिया है, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, रूरल क्रेडिट में इसमें बढ़ोतरी होगी और उनके पास लिक्विडिटी रहेगी। दूसरी बात है जो सिडबी से स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं, इनको फ़ायदा होगा, इनके जो कठिनाइयां हैं इनकी, वो दोनों कुछ हद तक दूर होंगी। और नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से भी जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको फ़ायदा होगा, जो खासकर हाउसिंग के माने में। अब बात रही कि दुनिया में जो विभिन्न देश अपने अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी समस्याओं के लिए टेलर मेक कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस। हमारे देश में एक चीज़ है कि सोशल सेफ्टी नेट, अगर आप तुलना करेंगे स्वीडन, नॉर्वे या उन्नत देशों से, जर्मनी से, यूरोपियन देशों से, यूएस से, तो उसकी तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए उनके यहाँ अगर कोई अनएम्प्लॉयड होता है, बेरोजगार होता है, तो उसे एक मुआवजा दिया जाता है, भुगतान मासिक रूप में मिलता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं या दैनिक रोजगार करते हैं, उनके लिए मनरेगा जैसे हमारे उसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा उसका एलोकेशन, उसमें योजनाएं लेनी पड़ेंगी और अधिक संख्या में, जिससे कि रूरल लेबर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, अभी मान लिया किसी उद्योग में लगा हुआ था, माइग्रेट करके फिर लौट गया है, इन माइग्रेशन हुआ है, तो उनको जैसे रोजगार मिल सके। दूसरी बात है, अभी अनाउंसमेंट्स अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस भी इशू किया है कि राशन जो है वो 3 महीने के लिए शुरू में था, और मेरे ख्याल में अभी 6 महीने के लिए कहा जा रहा है कि राशन कार्ड के विरुद्ध वो दिया जाए। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी है जो ज़रूरतमंद हैं, उनको भी इसमें कवरेज दिया जाए। तो एक मुख्य मुद्दा इसमें हमारे देश के लिए होगा कि डिमांड स्टिमुलेट करना। जैसे भट्टाचार्य साहब ने कहा, लिक्विडिटी हमारे सिस्टम में है, लेकिन बैंक अगर ऋण नहीं दे पाते हैं, देने में सक्षम होते हैं, लोग सामने नहीं आते हैं कि साहब हमें ऋण चाहिए फिर से उद्योग को पुनर्स्थापित करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए बहुत ज़रूरी है डिमांड स्टिमुलस, और वो हमारे सरकारी अन्य योजनाएं जो हैं रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर, उनके माध्यम से डिमांड स्टिमुलेट करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के माध्यम से आपको लिक्विडिटी लाना पड़ेगा, क्रेडिट फ्लो इंश्योर करना पड़ेगा, और फिनेंशियल स्ट्रेस जो है उसको दूर करना पड़ेगा। तो दोनों साथ साथ चलने पड़ेंगे, दोनों बात।
बिरवानी सर, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा कि जो हमने अनाउंसमेंट देखे हैं, अब सवाल ये कि आरबीआई ने एक सलाह के तौर पर कदमों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने को लेकर क्या बड़ा चैलेंज आपको लगता है कि आने वाला है, जहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी तमाम सरकारों के इंस्टीट्यूशंस? देखिए, इंडियन इकोनॉमी में सोचने की आपको 2 पीरियड्स सोचना पड़ेगा। एक तो लॉकडाउन पीरियड है जो मई के 3 मई तक, उसमें तो डिमांड सप्लाई कुछ है ही नहीं, खाली एसेंशियल कमोडिटीज चल रही हैं। तो थोड़ा जो हम नॉर्मली सोचते हैं फिस्कल स्टिमुलस, डिमांड, दोज आर इररिलेवेंट फ्रैंकली, क्योंकि द क्वेश्चन इज सर्वाइवल एंड जैसे लोगों को खाने पीने की सहूलियत बस। पर उसके जो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड है उसका ऑब्वियसली अभी से तैयारी करनी होगी, और जो सर्वाइवल है कि अगर कंपनीज बैंकरप्ट हो गई तो वो उस वक्त जब सब कुछ खुलेगा तो वो कुछ कर ही नहीं सकेंगी, वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर सकेंगी। तो मैं इसको वी हैव टू थिंक, मतलब इसमें सोचना चाहिए कि ये प्रिपरेशन है 2 चीज़ें, एक तो सर्वाइवल, बैंकरप्सी अवॉइड करने के लिए ये सारा किया जा रहा है टिल May 3, और प्रिपरेशन हो रही है कि जब फ्री होगा तो कोई बीच में ब्लॉक ना खड़ा हो, ताकि स्मूथली क्रेडिट फ्लो शुरू हो जाए May 3 तक। सो दैट इज व्हाट आई वुड से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस 2 phases इन माइंड। बट सर, एक आखिरी पॉइंट बहुत संक्षिप्त में सर। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त की जो ग्रोथ रेट जो है, ये आप लॉकडाउन, जैसे बिरवानी साहब ने कहा, अगर लॉकडाउन के बेसिस में इसका आकलन ना करें, पर अगले लॉकडाउन के बाद 3 मई के बाद की इकोनॉमी की गति की रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हम हाथ पे ऊपर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। इसी वक्त अगर हम पॉलिसी पैकेज का ऐलान ना करें तो मैं समझता हूं कि जो लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी, उस अपॉर्चुनिटीज का सदुपयोग करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आरबीआई का आज का जो अनाउंसमेंट है, मैं समझता हूं बहुत ही समुचित है, और ऐसे ऐलान और भी करने पड़ेंगे। ये नहीं कि 3 मई तक हम वेट करें, 3 मई के बाद हम देखेंगे क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कदम और पैकेजेस अभी से अगर मार्केट में, पब्लिक डोमेन में आ जाए अर्थनीति के लिए, इससे बड़ी सुखवर इस वेदनात्मक स्थिति में और बड़ी नहीं हो सकती। जैन सर, यानी कुछ कदम आ चुके हैं, कुछ का ऐलान जल्द और होना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वित्त मंत्रालय की ओर से सभी जो विभाग है जो विकास की योजनाएं लागू करती हैं, उनके तरफ से भी अनाउंसमेंट होना चाहिए, और स्टेट का जो एलोकेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वेज एंड मीन्स एडवांसेस तो अभी तुरंत की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए हैं, लेकिन स्टेट्स को काफ़ी फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी और उनको टारगेट करना पड़ेगा, जिससे कि रोजगार जो नष्ट हुआ है वो फिर से स्थापित हो सके, लोगों को फिर से रोजगार मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में कोरोना संकट के बीच जो पहला फेज है लॉकडाउन 2 का, इस दरमियान इस वक्त जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट जब हम वापस लौटेंगे लॉकडाउन से बाहर, उस वक्त क्या उसकी जरूरत होगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उस वक्त जो चिंताएं हैं या चुनौतियां हैं, उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना और उसके लिए नए कदमों की घोषणा के साथ सरकारों को तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।